हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ करंट अफेयर्स। हमने जो शुरू कर दिया था करंट अफेयर के बारे में, हमने एक टॉपिक चालू भी किया था। जो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स के अंदर में हमको ये 4 टॉपिक पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट, 4 चैप्टर्स आप जिसको कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर 4 चैप्टर्स। जिसके अंदर में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 1, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। वी आर लर्निंग दिस हेड्स। जो 6 अलग अलग बॉडीज है, इंटरनेशनल बॉडीज है, वो हम पढ़ रहे हैं। सर वी मिस्ड फर्स्ट लेक्चर, डोंट वरी, वीडियो बैकअप विल आई विल शेयर द वीडियो लेक्चर्स विथ यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपके साथ फर्स्ट लेक्चर का जो है वो बैकअप शेयर कर लूँगा। डोंट वरी, अभी ऐसा बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, ध्यान दो। हमने लास्ट क्लास में ये दोनों बॉडीज़ पढ़ ली थी। कौन सी 2 बॉडीज़ कह रहा हूँ मैं? आईएमएफ हमने पढ़ लिया था, आसियान हमने पढ़ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्रिक्स। आज हम ब्रिक्स और सार्क ये 2 कंप्लीट करेंगे, एंड कल नेक्स्ट क्लास में G20 और जिम्स्टेक बाद में कर लेंगे। तो ऐसा दो दो बॉडीज़ हम एक एक सेशन में कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही, आईएमएफ वॉज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका पैसों को लेके लेन देन झगड़ा ये सब मैनेज करना था। आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने मिलकर ग्रुप बनाया था, 10 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, सबका साथ सबका विकास, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए। उसी तरह ब्रिक्स की अगर हम बात करें बेटा, ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर में 5 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज होती है बेटा ब्रिक्स के अंदर में? 5। क्या क्या होती है? कैन यू गेस? फ्लैग से बता सकते हो? फ्लैग से नाम बता सकते हो क्या क्या है? यस, कम ऑन, हरी अप। पहला वाला झंडा किसका है? झंडा झंडा पहला वाला झंडा किसका है? वो साउथ ब्राज़ील का एक्चुअली झंडा ही है, ब्राज़ील का झंडा ही है। दिस इज ब्राज़ील्स फ्लैग। वो साउथ अफ्रीका है। वैसे ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है क्या है? ब्रिक्स बोले तो कैसा? ब्रिक्स गोज लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दैट्स ब्रिक्स। 5 कंट्रियों का समूह है जिन्होंने सभी लोगों को एक साथ, जैसा हमने कल देखा था आसियान कंट्रीज का ग्रुप उन्होंने बनाया था, सो दैट कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करे। अच्छे कंट्रीज, बुरे यानी जो इकोनॉमिकली अच्छी कंट्री है और जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करके कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन के साथ में एक साथ आगे बढ़े और उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ लेके आए। उसी तरह ये ब्रिक्स करके एक समूह बनाया गया है। एक्चुअली ब्रिक्स बनाने का मेजर रीजन है, ब्रिक्स बनाने के पीछे में मेजर इंटेंशन है, कोई कंट्री बोलेगा नहीं इन 5 में से, एक अच्छा यूएस, फ्रांस, इनका ना नाटो करके एक होता है, नाटो। तो वो नाटो को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बनाया गया था। उन लोगों क्या होता है, नाटो कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं, अगर उन कंट्री के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है तो यूएस अपनी आर्म फोर्स भेज देता है उसकी मदद करने के लिए। तो उसी तरीके से अगर बाकी कंट्रीज अगर कभी इन 5 कंट्रीज पे हमला करेंगे तो इनके ये लोग भी अपने आर्म फोर्सेस भेजेंगे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, चाइना इंडिया आपस में लड़े मर रहे हैं, चाइना रशिया भी कई बार आपस में लड़ लेता है, तो ये थोड़ा मिलिट्री बैकिंग की जगह ये थोड़ा सा ग्रुप जो है, ये थोड़ा सा ग्रुप फिर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ गया कि भाई चलो हम आपस में ही लड़ते हैं, हमको पता है, तो हमने थोड़ा बाकी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड एवरीथिंग वो है। तो ऑन 2000 सॉरी ऑन 20 सितंबर 2006 द फर्स्ट ब्रिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये एमसीक्यू मार्क करके रखो। 20th September was held at proposal of Russian president, he was that guy, Vladimir Putin, on the margin of UN General Assembly session in New York. Foreign Minister of Russia, Brazil, China and India, Indian Defense Minister took part in the meeting. They expressed their interest in expanding the multilateral cooperation. देखो, 2 कंट्रीज के बीच में अगर कोऑपरेशन रहा तो उसको हम बायलैटरल बोलते हैं। 2 कंट्रीज के बीच में अगर 2 से ज़्यादा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे हम उसको? मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। तो ही वाज फर्स्ट मीटिंग का हेड, चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट ऑफ ग्रुप बोल सकते हो। देन उसके बाद में प्रेजेंटली द पावर ऑफ ब्रिक्स, प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इज बिन ट्रांसफर्ड टू चाइना। उसके बाद में वो पावर किसको ट्रांसफर कर दिया हमने? वो पावर किसको ट्रांसफर हो गया अल्टीमेटली? उसके बाद में चाइना को। क्लियर है यहाँ तक? डन। एक मिनट, मॉड्यूल में आ जाओ, सभी मॉड्यूल में पढ़ लेते हैं, सब लिखा हुआ है।
ब्रिक्स इन न्यूज़ कहाँ है, ये रहा पेज नंबर 5 में अगर आप पढ़ोगे तो यस, ब्रिक्स पहला पैराग्राफ वी आर डन विद, सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट के ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। अच्छा, उसके पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इंडिया के बारे में कुछ अपडेट है। 2016 में इन द ईयर 2016 जब 8 समिट हुआ था, ब्रिक्स का कितना समिट है वो, 8 समिट हुआ था ब्रिक्स का। कहाँ पे हुआ था 8 समिट? इंडिया में, गोवा। तो गोवा के अंदर में जब इंडिया के अंदर में समिट हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया बिकम द हेड ऑफ एसोसिएशन। यानी क्या हुआ, व्लादिमीर पुतिन पहले इसके ग्रुप के प्रेसिडेंट रहे, फिर इंडिया भी उस एसोसिएशन का हेड बना। राइट नाउ चाइना इज लीडिंग द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, बट यस ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो लेड दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट यस उस टाइम पे मोटो क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव डिसीजन। हम डेमोक्रेसी के तरफ थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, सब लोग क्या कह रहे हैं उसके तरफ हम थोड़ा ध्यान ध्यान ज़्यादा देते थे। सर कैन यू explain in English as well because I am from South? I can try. So what happened was कि this group is formed so that everybody should prosper with the help of each other. All 5 countries should prosper with the help of each other. जिसके अंदर में initially the member was Russia was the president, then it comes to us as well, हमने भी उसको lead किया है, जिसके अंदर में हमारा मोटो चलता था, the formation of popular inclusive and collective decision. The leaders of 5 countries signed the declaration in Goa to express the comprehensive position issue related to development of associates and critical issues. आपस में कोई सबका साथ सबका विकास. At the summit in Goa, the issue of energy, trade, banking, cooperation, agriculture, space utilization and other common spaces, health, education, development of humanity, contractism and tourism, fight against poverty, social inequalities were discussed. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, ये जितने भी पांचों कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, ये पांचों कंट्रीज़ की बात करें तो ये पांचों कंट्रीज़ मेजरली एक चीज़ से हमेशा जूझती रहती है। अगर आप देखोगे तो इन पांचों कंट्रीज़ का दो मेजर आप बोल सकते हो कि पावर्टी यहाँ है, गरीबी है। आप बोलोगे सर इंडिया गरीब का है, आप एक चीज़ समझो, इंडिया का कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत रईस है और कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत गरीब है। इनइक्वालिटी बोल सकते हैं आप इसको, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक्स बोलो, रंग भेदभाव भी है। रंग भेद हमारे इसमें रंग भेद तो नहीं बोलना, बट हमारे देश में जाति भेद थोड़ा ज़्यादा है। उसी तरीके से ब्राज़ील में रंग भेदभाव होता है, रशिया में रंग भेद है, चाइना में रिलीजन के हिसाब से, अफ्रीका में भी रंग भेद चलता है, साउथ अफ्रीका। तो ये पावर्टी और इनइक्वालिटी को ओवरकम करते हुए हम उसके तरफ बढ़ते चले गए। इन एडिशन टू द डिक्लेरेशन वे साइंड बाय द नंबर ऑफ सेक्टरल एग्रीमेंट, और भी अलग अलग एग्रीमेंट्स किए गए, एजुकेशन, हेल्थ, फाइटिंग अगेंस्ट पावर्टी, इनइक्वालिटी। नाउ राइट नाउ ये क्वेश्चन बन सकता है कि द प्रेसिडेंसी राइट नाउ, हु हैव द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स? द आंसर इज चंदू, चाइना, राइट? चाइना के तरफ में वो प्रेसिडेंसी है। ब्रिक्स इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, ये हमारे नरेंद्र मोदी ने कहा था ब्रिक्स के अंदर में, जब हमारा 8 समिट गोवा में हुआ था। गोवा के समिट में उन्होंने कहा था द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट एज वन ऑफ द डिसिसिव कन्फर्ट global challenge. Corrective action must begin with the reform of institutional global governance. This has been on the BRICS agenda since it was inception. शुरुआत से ब्रिक्स के एजेंडा में यही था कि भाई एक ग्लोबल गवर्नेंस, ब्रिक्स एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह उभर के आए ताकि सभी लोग इनकी बात माने। होता है ना एक दादागिरी है, देखो मैंने आपको बताया था ब्रिक्स बनाने के पीछे इनिशियली इंटेंशन यही था कि वो नाटो को काउंटर कर सके, अमेरिका का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम कर सके। ये जितने भी कंट्रीज यहाँ पे लिखे हुए, ब्राज़ील, रशिया, कुछ हद तक इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस से थोड़ी सी त्रस्त है। तो इस वजह से इसका इस इंटेंशन की वजह से इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया ताकि हम अमेरिकन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में जो है उसको काउंटर पार्ट कर सके। तो इन्होंने भी वही बोला है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस लगा देता है उस साइड से, जब भी सैंक्शंस लगते हैं तो हमारा एजेंडा उसकी तरफ बढ़ना चाहिए जो हम थोड़ा हल्का सा भटक चुके थे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इस सब की तरफ बढ़ गए, बट येस वी शुड कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। ब्रिक्स इन न्यूज़, अगला क्या है ब्रिक्स इन न्यूज़? द 11th ब्रिक्स समिट दैट इज इन 2019। अगेन मैं बता रहा हूँ 1 साल पुराना मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट ने आपका मॉड्यूल अपडेट नहीं किया तो कैन नॉट हेल्प इट, बट येस
As per the 11th BRICS Summit was organized in November 13 and 14, 2019 in Brasilia, Brazil. The theme for that is economic growth for an innovative future. Economic growth and for इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि 11th समिट का मोटो क्या था. 11th समिट का मोटो था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर. ये अंडरलाइन करना. जिसके अंदर में इंडिया ने क्या हाईलाइट किया था देख लीजिए. ये ब्रिक्स ये मीटिंग एक्चुअल में हेल्ड किया गया था. ये हमारा 2019 का फोटो है. 2019 का फोटो है. इंडिया ने क्या चीज़ों पे हाईलाइट किया था कि इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड मस्ट इंक्रीज. जैसा अगर एक मिनट पहले तो मैं कहता हूँ इंट्रा का मतलब क्या होता है. कैन यू हेल्प मी विद दैट. इंट्रा का मीनिंग क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय इंट्रा. दो टर्म्स की बात कर रहे हैं हम. इंट्रा एंड इंटर. कौन से दो टर्म्स बोल रहा हूँ मैं. इंट्रा एंड इंटर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर. इंट्रा इज विद इन एंड इंटर इज बिटवीन. ये एकदम लिटरल इंग्लिश मीनिंग बताया इन्होंने. इंट्रा बोले तो विद इन एंड इंटर बोले तो बिटवीन. देखो होता क्या है. ये ब्रिक्स में 5 ग्रुप है. ब्रिक्स में ये 5 कंट्रीज है. अगर ये 5 कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं. ये 5 कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं दैट विल बी टर्म्ड एज इंट्रा ट्रेड. क्या बोलेंगे हम उसको. इंट्रा ट्रेड. और इंटर ट्रेड मतलब इंटरकास्ट सुना है ना आपने. इंटरकास्ट. इंटरकास्ट बोले एक मारवाड़ी लड़के ने एक मराठी लड़की से शादी किया. इंटरकास्ट. ये क्या हो गया हमारा इंटर कास्ट. तो हमारे दल से हमारे ग्रुप के बाहर जो ट्रेड हुआ इट इज इंटर ट्रेड. तो इंट्रा ट्रेड मतलब विद इन द ग्रुप. तो हम बात कर रहे हैं विद इन द ग्रुप जो ट्रेड है. ब्रिक्स जो अपने 5 कंट्रीज के बीच में ट्रेड करता है दैट इज ओनली 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वो इंटर ग्रुप करता है. जबकि मैं आपको बता दूं अराउंड 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कम अंडर दिस 5 कंट्रीज. ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना में ही हमारे समझ लीजिए कुछ अराउंड 20% के आसपास में पॉपुलेशन आ जाता है. ब्राज़ील का सपोर्ट आ गया तो यू नेवर नो. तो वो 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन दिस 5 कंट्रीज बट वी कंट्रोल ओनली 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. तो इंडिया ने उस वक्त हाईलाइट किया कि हमने आपस में ट्रेड थोड़ा बढ़ाना चाहिए. जो नॉन ब्रिक्स कंट्रीज है उसके तरफ में हमारा ट्रेड का झुकाव, उसके ऊपर में हमारी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए और हमने आपस में ट्रेड बढ़ाना चाहिए. ठीक है. तो इसके नोट्स सेंड कर देना बेटा. ये मॉड्यूल में ही लिखे हुए हैं. ये मैंने मन से नहीं बनाया. ये मॉड्यूल में बनाया. मॉड्यूल में लिखा हुआ है. एवरीथिंग इज रिटन इन द मॉड्यूल. इंडिया अंडर ब्रिक्स. क्लियर है यहाँ तक. आगे बढ़े. अगला उसने क्या हाईलाइट किया. इंडिया प्रपोज टू होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑन वाटर मिनिस्टर्स इन इंडिया. जो वाटर मिनिस्टर्स है उनका एक फर्स्ट मीटिंग इंडिया में होल्ड करो. आपको एक चीज़ मालूम है क्या. इंडिया इज टारगेटिंग दिस बिकॉज ऑफ चाइना. आप एक चीज़ समझो. इंडिया को आपने सुना होगा न्यूज़ में, आप बार बार देखते होंगे. हर बार चाइना बोलता है मैं पानी रोक देगा. या पानी कई बार बहुत बार छोड़ देता है जिससे इंडिया में आसाम साइड में फ्लड आ जाता है. बांग्लादेश कई बार पानी में बह जाता है. वो क्यों. क्योंकि चाइना एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र दैट कम्स फ्रॉम चाइना. उसका ओरिजिन चाइना. एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम तिब्बत. चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से है वो. तो वहाँ से अगर पानी का फ्लो गड़बड़ा गया तो इंडिया में भी गड़बड़ होता है. रोक दिया तो यहाँ ड्रॉट आ जाता है. छोड़ दिया तो यहाँ बाढ़ आ जाती है. तो इसके तहत इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाइना को करने को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने प्रपोज किया था 11 समिट में कि एक वाटर मिनिस्ट्री करके हम, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर में एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री पे अलग डिस्कशन करते हैं वो लोग. इकोनॉमिक डिस्कशन अलग चलता है. इंडस्ट्रियल डिस्कशन अलग चलता है. तो एक वाटर मिनिस्ट्री वाटर के ऊपर में भी हमने डिस्कशन करना चाहिए. इंडिया ने प्रपोज किया. साथ ही साथ में इंडिया ने ये कहा कि टेररिज्म से हम जितना त्रस्त है. इंडिया क्या करता है. एक बार चाइना को टोच देता है, एक बार पाकिस्तान को टोच देता है. कुछ ना कुछ मुद्दे वो हर मीटिंग में ऐसे उठा देता है प्रेम से कि इन दोनों को बोलता है बैठ जा. क्योंकि ये लोग ऊपर से टोचते हैं, ये नीचे से टोचाटाची. तो ये चलते रहता है. तो उसके अंदर में इंडिया ने क्या बोला कि जो टेररिज्म के प्रति पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का $1 ट्रिलियन खर्चा होता है. इसके लिए भी हमने कोई एक्शंस लेने चाहिए. हमने इसके प्रति भी कुछ करना चाहिए. जैसा अच्छा ओके. ये हो गया हमारा ब्रिक्स नेशंस. इंडिया बहुत अपने डिफेंस का अराउंड 45% से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो है बजट के 45% से ज़्यादा का डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीदता है. तो वही है ऑफकोर्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज मैं बताऊँ इंडिया रशिया का जो डील हो रहा है विल दिस बी इंटर और इंट्रा. इंडिया रशिया इंटर ब्रिक्स अग्रीमेंट और इंट्रा ब्रिक्स अग्रीमेंट. इंडिया और रशिया का डील. इंटर और इंट्रा. कम ऑन हेल्प मी विद दैट. दैट्स इंट्रा.
तो दैट्स इंट्रा डील अग्रीमेंट के अंदर में इंडिया ने R-27 डील किया रशिया के अंदर में। R-27 इज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल है दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ एयरप्लेन टू शूट डाउन एन एयरप्लेन। तो सुकोई 30 जो रशिया से ही खरीदा है हमने, सुकोई 30 प्लेन एयरप्लेन जो हमने रशिया से ही खरीदा है, उस प्लेन पे ये मिसाइल इंस्टॉल किया जाता है टू काउंटर पार्ट द एयरक्राफ्ट विच एंटर्ड इनटू द एयर डिफेंस बॉर्डर। तो वही है, ये समिट के दौरान ये डील की गई थी जिसके अंदर में इंडिया हैज साइन अ डील। कौन सा समिट बात कर रहे हैं हम? 11 समिट। 11 समिट कहाँ हुआ था? 11 समिट कहाँ हुआ था? वॉज दैट इन गोवा और ब्राजील? वॉज दैट इन गोवा और ब्राजील? ब्राजील। गोवा में 8 समिट हुआ था, गोवा में 8 समिट हुआ था जिस वक्त हमने हेड किया था, बट 11 समिट हमारे का जो ब्राजील में हुआ था। इंडिया हैज साइन अ डील विथ 1500 करोड़ टू बाय R-27 air-to-air missile from Russia. The objective of this is to boost the capability of Indian Air Forces beyond visual target. Now, what is beyond visual target? एक होता है जो हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, हम निशाना लगा पाएंगे। एक होता है जो हमारे नज़रों के बाहर है, हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल है बादलों के बीच में या जो भी, तो रडार के थ्रू हम उसको टारगेट करते हुए उस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकते हैं। दैट इज बियॉन्ड विजुअल टारगेट। R-27 air-to-air missile will be equipped with on Sukhoi 30 MKI fighter jets, which we have imported from Russia a long way back. अब तो उसके बाद हमने और नए एयरक्राफ्ट खरीद लिए, बट दैट इज फ्रॉम फ्रांस, नॉट फ्रॉम ब्रिक्स नेशन, राइट? वो अलग है, रफाल जिसको आप बोल सकते हो। एज वेल एज R-27 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल विच इज इनिशियली डेवलप फॉर मिग एंड सुकोई फाइटर जेट। तो हमारे पास MiG-29 भी है, अभिनंदन, ही हैड शॉट J-15, पाकिस्तान J-15 विद द हेल्प ऑफ MiG-29। MiG-29 का आपको पता है कि उसको उड़ता ताबूत बोलते हैं। MiG-29, इंडिया हैज अ ह्यूज फ्लीट ऑफ MiG-29। इसको उड़ता ताबूत बोलते हैं, कभी भी खराब हो जाता, उड़ते उड़ते खराब हो जाता है ना, उसमें जो पायलट चला रहा है वो लोग कॉफिन में बैठा है बोलते हैं, कब्र है उसकी, बोले कभी भी मर सकता है उसके अंदर में। और वो उड़ते ताबूत से उसने J-15 गिराया था, किसका? पाकिस्तान का, बट ठीक है जो भी है। तो मिग और सुकोई फाइटर जेट में R-27 हम sorry, it was Mirage, I was, yes, it was Mirage, it was not MiG, it was Mirage, sorry. Okay, Russia developed this missile to add the capacity of Sukhoi। यानी ये क्या किया रशिया ने? पहले सुकोई को ध्यान में रखते हुए मिसाइल बनाया, बट वी ऑल्सो हैव मिग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यू कैन ऑल्सो माउंट इट ऑन मिग। तो उसके लिए हम एक डेवलपमेंट करेंगे जिसके लिए एक अलग एग्रीमेंट साइन किया गया, 7,600 करोड़ डील, जो उस सब दौरान में ये सब साइन करते हुए रशिया के साथ में हमने डील की है। नाउ जैसा आप देखेंगे तो दोनों एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दैट इज सुकोई 30 एंड MiG-29। तो एक दूसरे के कंपेटिबिलिटी में उसको बिठाया जा सकता है, तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके का डील साइन किया। एज वेल एज R-27 AA is an air-to-air guided missile. Russia firm Wilhelm and Ukraine manufacture this missile. Russian Air Force developed this missile in 90s with 4th generation fighter jet. 4th generation, 5th gen, अब right now 5th generation fighter jets are there, जिसके अंदर में US has 5th generation fighter jet. China claim that he has 5th generation fighter jet, but it is debatable. Russia has 5th generation fighter plane. Even that Rafale is not 5th generation, but Rafale is 4.5 generation. चौथे जनरेशन से ऊपर है, बट 5th जनरेशन, इफ एन एयरक्राफ्ट हैज टू बी क्लासिफाइड अंडर 5th जनरेशन, इट शुड हैव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब, हैव यू सीन दैट मार्वल का एयरक्राफ्ट रहता है, वो गायब हो जाता है ना, वो निक फ्यूरी बोलता है हमें गायब कर दो, तो फिर वहाँ से वो पूरा प्लेन बादलों के बीच में गायब हो जाता है ना, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। नहीं, इस तरीके से प्लेन गायब नहीं होते, इस तरीके से प्लेन गायब नहीं होते। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोला तो आप रडार पे डिटेक्ट नहीं हो सकते, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोला तो आप रडार पे डिटेक्ट नहीं हो सकते। जैसे अगर आप ये प्लेन देखोगे तो दिस वे 4th जनरेशन प्लेन, 3.5 है बेसिकली, दिस वे आर नॉट इवन 4th जनरेशन। MiG-29 वॉज 3.5, सुकोई 30 3.5 से ऊपर था, बट स्टिल नॉट 4th जनरेशन, उसमें बाद में अपग्रेड करके हमने उसको 4th जनरेशन बनाया है। दिस प्लेन कैन बी डिटेक्टेड इन गुड क्वालिटी ऑफ रडार, रीजन बीइंग इसके एजेस निकले हुए हैं। अगर आप देखोगे तो थ्रस्टर के लिए इसके नीचे में एज निकला हुआ है, इसका जो थ्रस्टर जेट है वो थोड़ा सा बाहर होता है, मिसिल्स इसके विंग्स में अटैच किए जाते हैं। तो रडार में जितने एजेस रहते हैं, आपके प्लेन को जितने एजेस रहते हैं, आप रडार में डिटेक्ट हो जाते हो, रडार में आप जल्दी डिटेक्ट आ जाते हो। वहीं अगर आपका प्लेन ऐसा स्मूथ रहे जिसके एजेस नहीं रहे तो वो डिटेक्ट नहीं होता। तो ऐसे प्लेन जिसके एजेस स्मूथ रहे, मिसिल्स विसिल्स जो रहे उसके बॉडी के अंदर में लॉक हो,
कवर के अंदर में रहे वगैरह, तो वो प्लेन 5th जनरेशन प्लेन के अंदर में आता है, जो इजीली डिटेक्ट नहीं होते। स्टेल्थ प्लेन मतलब जो गायब हो जाता नहीं, जो रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकता, दे आर टर्म्ड एज स्टेल्थ जनरेटेड प्लेन। तो 5th जनरेशन प्लेन वो है। तो फिलहाल R-27 हमने 4th जनरेशन प्लेन्स को ध्यान में रखते हुए चाइना से उस डील के दौरान में किए थे। द एक्चुअल डिजाइन ऑफ R-27 missile was started in 1962, a way back, while the production was started in 1986. More than 25 countries are taking the service of। ये सब सवाल पूछे इसका, मुझे नहीं लगता कि क्या इसके ऊपर में मेजर सवाल पूछे जाएंगे कि वेट कितना था उसका। ये वेट चेंज होते रहता है जैसे जैसे अपग्रेडेशन होंगे। रेंज भी अगर हम देखें तो रेंज 72 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर तक के है, बट अगेन दिस आर टर्म टू बी चेंज्ड व्हेन वेयर देयर इज बीन अपडेट मेड। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ब्रिक्स समिट। जैसा कि हमने देखा ब्रिक्स समिट 11th ब्रिक्स समिट के बारे में, बट जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, आपके इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल अपडेट नहीं किया है। 11th के बाद में वी हैव ऑलरेडी डन 12th ब्रिक्स समिट भी हो चुका है, जिसके होस्ट रशिया रह चुके हैं। रशिया ने इस समिट को होस्ट किया था। 13th ब्रिक्स समिट अभी होने का है। 13th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड बाय इंडिया, नरेंद्र मोदी, राइट। तो 13th होने का है, बट 12th ब्रिक्स समिट इज ऑलरेडी इन बीन डन। उसकी डेट थी 21 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 के बीच में, तो इट वाज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर में। साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है सार्क। जिसका नाम क्या है? SAARC। द फुल फॉर्म गोज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगेन वर्ड क्या है? रीजनल कोऑपरेशन। सबका साथ सबका विकास, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हम एरिया में डोमिनेशन हासिल करें, ताकि बाहर वाला आके हमारे को कोई परेशान करके ना चले जाए। इसलिए हम सार्क कंट्रीज आपस में एक डील साइन किए, जिसके अंदर में 8 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन कौन से 8 कंट्रीज आप बता सकते हो? ये फ्लैग कौन से कंट्री का है? अफगानिस्तान। ओके, दिस इज अफगानिस्तान। ये भूटान, ये बांग्लादेश, राइट। ये तो पता ही है सभी को, दिस इज इंडिया। ये भी पता ही होगा, राइट। ये श्रीलंका, ये अभी न्यूज में था बहुत, नेपाल, यस। और ये मालदीव्स। ये 8 कंट्रीज का जो ग्रुप है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मेरे को बताओ, साउथ ईस्ट एशिया का भी एक ग्रुप था ना जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? साउथ ईस्ट एशियन 10 कंट्रीज, आसियान करके ग्रुप था, जिसमें हमने इंडियन आसियान करके भी एक बनाया। तो आपको नहीं लगता इंडिया इज ट्राइंग टू हैव अ गुड कंट्रोल इन साउथ एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर में हमने आसियान कंट्रीज के हिसाब से भी रिलेशंस अच्छे रखे। वी हैव कवर दैट इन द लास्ट लेक्चर, राइट। तो सार्क नेशन के अंदर में भी अगर हम देखेंगे तो जितने भी कंट्रीज के हमने नाम लिखे, इकोनॉमिकली बोलो या नेशन वाइड ग्लोबली बोलो, इंडिया इन सब कंट्रीज में थोड़ा बेटर पोजीशन में है। तो बेसिकली हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, जैसे अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे इन सातों कंट्रीज का, तो इसमें क्या है, इंडिया विल नॉट टेक टू मच टाइम टू कॉन्कर। अगर कभी उन्होंने हमला करने की कोशिश की तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, आपको नहीं लगता कुछ दिनों की बात है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर में हम इन कंट्रीज के ऊपर में कब्जा कर सकते हैं। बट इंडिया हैज द पॉलिसी ऑफ नेवर अटैकिंग फर्स्ट। तो इस वजह से हम अपने पड़ोसियों के साथ में मिलके सभी का डेवलपमेंट हो, इस चीज को फोकस करते हुए इस ग्रुप का इनकॉर्पोरेशन किया। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल बताऊं तो 2017 इंडिया हैड लॉन्च्ड अ सैटेलाइट जिसका नाम था, एक्चुअली इनिशियली द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट वाज सार्क सैटेलाइट। पहले वो नाम क्या था उसका? सार्क सैटेलाइट। बट पाकिस्तान बैकआउट, पाकिस्तान बोले मेरे को इसका पार्ट नहीं बनने का है। उसके रीजंस थे, बताता हूँ मैं क्या। बट उसके बाद उसका नाम, उस प्रोजेक्ट, उस सैटेलाइट का नाम बन गया साउथ एशियन सैटेलाइट, जिसके अंदर में इंडिया ने सभी एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जो जितने भी सार्क नेशंस है वो यूज कर सकते हैं। जिसमें पाकिस्तान ने बोला था कि पाकिस्तान ऑफर्ड दैट टेक्निकल एंड मॉनिटरी सपोर्ट। इंडिया ने बोली कि नहीं, हमको आपसे टेक्निकल या मॉनिटरी सपोर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल बी अ गिफ्ट फॉर मल्टीपल कोऑपरेशन टू सार्क नेशन। जितने भी सार्क नेशन है उनको हम ये तोहफा दे रहे हैं, हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान बोले ऐसा नहीं होता, हम छोड़ते, हमको इसका
आगे पार्ट नहीं बनना है। तो पाकिस्तान stepped aside and it has been launched with the cooperation of other 6 नेशन विथ इंडिया। तो उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था फॉर हेल्पिंग द नेबरिंग कंट्रीज फॉर कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, आई होप ये पूछेगा नहीं, बट आपको इस ग्रुप बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि अगेन जो कंट्रीज जिस भी चीज़ों में स्ट्रांग है वो बाकी कंट्रीज की मदद करते हुए हम एक साथ इकोनॉमिकल या ग्लोबल ग्रोथ हम हासिल कर सके इन साउथ एशिया। तो पढ़ते क्या क्या लिखा है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ सार्क इन ढाका ऑन दिसंबर 1985। ढाका कहाँ पे है? ढाका इज इन बांग्लादेश, राइट। सार्क कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स। अफगानिस्तान, ये तो हम बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। द सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन वाज सेट अप इन काठमांडू ऑन 17th January 1987। काठमांडू वेयर इट इज सिचुएटेड? नेपाल। तो वहाँ पे हमने उसका सेक्रेटरियल ऑफ एसोसिएशन वहाँ पे काठमांडू में फॉर्म कर रखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क इज टू प्रमोट द, देखो ये हम बात कर चुके हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, सबका साथ सबका विकास। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, हमारा दूसरे कंट्रीज के तरफ में डिपेंडेंसी कम हो। इवन दे हैव एन अग्रीमेंट कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बुला रहे हो सार्क नेशन में, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, इफ इंडिया वांट टू इंपोर्ट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, अगर वो सार्क नेशन के कोई कंट्रीज में सप्लाई किया जाता है तो पहले हम ऑर्डर सार्क नेशंस को देंगे। अगर वो सप्लाई नहीं कर पाए तो हम बाहर के नेशन से ऑर्डर करेंगे। इवन इफ एनी वन फ्रॉम सार्क नेशन वांट्स टू ऑर्डर सम प्रोडक्ट, अगर वो आपस में कोई देशों से मिलता है तो हम पहले उनसे बुलवाएंगे अगर वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाए। हाँ ये, हाँ इंट्रा इंटर दे हैव एन अग्रीमेंट, एक्चुअली दे हैव, ब्रिक्स नेशन डजंट हैव एन अग्रीमेंट, इंट्रा नेशन इंट्रा ट्रेड अग्रीमेंट ब्रिक्स नेशन में नहीं था, बट सार्क नेशन हैज एन इंट्रा अग्रीमेंट फॉर ट्रेड, जिसके अंदर में वो चाहते हैं कि हमारा जो पैसा, जो इस रीजन का पैसा है वो ये इस रीजन में रहे और इस रीजन का डेवलपमेंट हो, इस रीजन का डेवलपमेंट हो, कोई बाहर वाला आके इनको डोमिनेट करके ना चले जाए। अगेन सेम, पार्डन, सार्क गेज, गे, हाँ यस, सार्क गेम्स होते हैं जिसके अंदर में हम 8 कंट्रीज एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। जैसा कॉमनवेल्थ के ऊपर में जिन देशों पे अंग्रेजों ने राज किया था वो देश मिलके कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं, हम 8 देश मिलके सार्क नेशंस भी गेम्स खेलते हैं। यस ऑफ कोर्स देयर इट इज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोसिएशन एज outlined in the SARC characters are to promote the active collaboration and multi-assistance in economic, social, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। अगेन साइंटिफिक फील्ड के तहत का एक एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, लॉन्चिंग द सैटेलाइट। तो उस तरीके से स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको ध्यान में रखते हुए उनके साथ में हमारे कोऑपरेशन। वही अगर एक जन जाएगा किसी डेवलप्ड कंट्री के पास नेगोशिएट करने, उसका नेगोशिएशन पावर कम रहेगा, वहीं जब एक पूरा का पूरा ग्रुप जब जाके उससे नेगोशिएट करेगा तो दे कैन गेट अ बेटर डील आउट ऑफ इट। कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एंड regional organization with a similar end and purposes. So decision to all levels are taken on the basis of anonymity and bilateral and consistent issue with an excluding from the deliberation of the association। अगेन सारा अग्रीमेंट हम सभी की सहमति के साथ में लेंगे, किसी को भी नाराज करते हुए नहीं चलेंगे। बट आपको क्या लगता है जब इतना बड़ा ग्रुप एक साथ आता है तो क्या हम किसी को नाराज किए बगैर काम कर सकते हैं क्या? कोई ना कोई कभी ना कभी नाराज होता ही है। जिस ग्रुप के अंदर में इंडिया पाकिस्तान ऐसे दोनों साथ में रहेंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वर्क, इट बिकम्स डिफिकल्ट दैट ग्रुप टू वर्क प्रॉपरली। नाउ लेट्स कम टू सार्क इन न्यूज़, दैट इज, मैं बताऊँ ये है 4th मीटिंग ऑफ सार्क ऑन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। आपको याद है थोड़ी देर पहले एक वाटर मिनिस्ट्री की बात हुई थी। वाटर मिनिस्ट्री की बात काय में हुई थी? वाटर मिनिस्ट्री की बात सार्क में हुई थी कि ब्रिक्स में हुई थी? ब्रिक्स में हुई थी, राइट। मिक्स नहीं करने का। वाटर मिनिस्ट्री के ऊपर में प्रपोजल इंडिया ने दिया था कि हम वाटर मिनिस्ट्री का मीटिंग लेते हैं ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस हम कम कर सके पानी के तहत। बट चाइना सार्क नेशंस में नहीं है, चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करना है तो ब्रिक्स में। बट एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का इन्होंने सार्क में एक मीटिंग करवाया था। जैसा कि हम देख सकते हैं जितने भी कंट्रीज, ये 8 कंट्रीज है, दे आर नॉट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड बट दे आर गुड व्हेन इट कम्स टू, दे आर बेटर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग हेल्ड किया था जिसके अंदर में
This was a fourth meeting. The fourth meeting of Agricultural Ministry was held in Bhutan on 27th 2019, referred with their commitment to further strengthen the regional cooperation by promoting the cooperation in agricultural and rural development of enhancing the food nourishment and livelihood securities of the region. The inaugural session of the meeting was attended by HE Dr. Tandi Dori, Honorable for Minister of Foreign Affairs of Royal Government of Bhutan as the chief guest. देखो भूटान में ही कंडक्ट किया और भूटान के ही फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को चीफ गेस्ट बुला दिया, खुद को ही खुद की मीटिंग में, यानी खुद को ही खुद के होस्ट कंट्री में चीफ गेस्ट करके बुलाया। पर ठीक है, जो भी है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये पढ़ लो एक बार, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए चांसेस कम है। 2019 का है, ये पुराना हो चुका है, बट ठीक है। वाइल एड्रेसिंग द मीटिंग, द फॉरेन मिनिस्टर स्टेट दैट इन द रैपिड चेंजिंग रीजन एंड ग्लोबल स्टेट अफेयर्स, सार्क would need an align itself in emerging priority and assured an unwavering support of the royal government of Bhutan to SAARC process। तो हम सपोर्ट करते हैं सार्क के इंटेंशंस को, सार्क के एजेंडास को, ऐसा उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा था। ही ल्योंग योस पिंजर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट ऑफ भूटान, एंड अमजद हुसैन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, ऑल्सो एड्रेसेस द इनॉग्रल सेशन। अगेन क्वेश्चन पूछे, इस पे चांसेस कम है। बट फोर्थ मीटिंग जो है ये इस कौन से ईयर में कंडक्ट की गई थी? दैट वाज इन 2019। हो सकता है डेट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाए, बट कौन किसने एड्रेस किया, क्या किया, इसके ऊपर में क्वेश्चंस पूछा जाए, चांसेस कम है। वेयर एज नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना, यू नो शेख हसीना, हु इज शी? शेख हसीना Prime Minister of Bangladesh. Narendra Modi and India and Bangladesh has a good relation because of the history involved 1971 के बाद से। East Pakistan is been freed by India with the forces। मुक्ति बाहिनी को हमने ट्रेन किया था वगैरह। पाकिस्तान उसका एलिगेशन भी लगाता है कि मुक्ति बाहिनी इज़ अ टेररिस्ट ग्रुप जिसको पाकिस्तान इंडिया ने डिप्लॉय किया था बांग्लादेश में वगैरह वगैरह। तो वो सब हिस्ट्री के दौरान शेख हसीना फादर वॉज द लीडर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो ही वॉज द लीडर एट दैट टाइम। मुक्ति बाहिनी इनकॉर्पोरेट करके उसको लीड करने का काम उन्होंने किया था, एंड शेख हसीना इज हर डॉटर। तो नाउ शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो इंडिया हैव अ गुड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेशी काउंटरपार्ट शेख हसीना ऑन 11th March 2019 jointly unveiled the dozen of development project in Bangladesh through video conference. Both leaders unveiled in for supply of buses, trucks, inauguration of 36 community clinics, 11 water treatment plants, extension of national knowledge network to the Bangladesh। Again ये सारी चीज़ों का उन पे अग्रीमेंट हुआ है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क विल कनेक्ट scholars and research institute in Bangladesh to India and the world। The buses and truck would assist the efforts toward affordable public transport। Water treatment plant will help supply of clean water। Community clinic will benefit about 2 lakh people in Bangladesh। This project shows that India-Bangladesh relationship are playing a key role in improving the quality of लाइफ ऑफ द पीपल। तो वही है, बांग्लादेश को हम किस तरीके से सपोर्ट करते हैं उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इवन बांग्लादेश स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बनता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू दैट 7 सिस्टर्स, जिसको हम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो इसके अंदर में इफ़ यू लुक इनटू द जोग्राफिकल लोकेशन, तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो इंडिया की कनेक्टिविटी इन 7 स्टेट्स से, ये चिकन नेक बोलते हैं इसको यहाँ पे, सिक्किम चिकन नेक। तो यहाँ से अगर कभी भी कनेक्टिविटी ख़राब होती है, डोक्कान यहाँ पे जिसके ऊपर में चाइना क्लेम करते हुए वो चिकन नेक के ऊपर में ध्यान रखना चाहता है कि अगर एक बार ये ब्रेकआउट हो गया तो हमारा उस 7 नेशंस के साथ कनेक्शन ब्रेक हो सकता है। तो बांग्लादेश स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कल चल के अगर हमको इस नेशंस में एक्सेस चाहिए तो वो वाया बांग्लादेश हमको मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के इसमें, जिसके अंदर में वी हैव इन अग्रीमेंट विद म्यांमार एज वेल, जिसमें हम एक सी रूट बना रहे, यहाँ से जाके सी रूट और यहाँ से एक रोड रूट रहेगा जो इन 7 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, ताकि हमारा इसके ऊपर में डिपेंडेंसी कम हो। तो बांग्लादेश हैव अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज एंड उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। और हिस्ट्री भी इस तरीके से है कि वी हैव
अ गुड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश एज वेल। तो सार्क नेशन का मेंबर होने की वजह से इंडिया हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, एंड इट गोज वाइस वर्सा, बांग्लादेश हमेशा इंडिया को भी सपोर्ट करता है। तो दिस वाज द कॉन्फ्रेंस, जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हमने बात की थी 11 मार्च को जो हेल्ड किया गया था। तो दिस वाज द फोटो फ्रॉम दैट सेशन। एक ये है 9th एडिशन सार्क फिल्म फेस्टिवल। कल भी हमने एक फिल्म फेस्टिवल पढ़ा था, याद है? कल हमने एक फिल्म फेस्टिवल पढ़ा था, क्या था, कौन सा था वो फिल्म फेस्टिवल? दिस वाज दैट, राइट? ये था आसियान यूथ कॉन्टेस्ट। आसियान जो 10 आसियान नेशंस है वो ये कॉन्टेस्ट करवाते हैं, और यहाँ पे हमने सार्क नेशन कौन सा कॉन्टेस्ट करवाता है, सार्क नेशन कौन सा कॉन्टेस्ट करवाता है, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों को मिक्स नहीं करना। सार्क फिल्म फेस्टिवल, जिसके अंदर में क्या होता है बेसिकली, ये फिल्म फेस्टिवल, वीडियो कॉम्पिटिशन्स, ये सब करवाने के पीछे का इंटेंशन सिंपल रहता है कि भाई कल्चर जो है, एक दूसरे के कंट्री का कल्चर हम जान सके, समझ सके। हो सकता है हमारे कुछ एक्शंस उनके लिए ऑफेंडिंग हो, उनके कुछ एक्शंस हमारे लिए ऑफेंडिंग हो, तो हम दोनों के बीच में कोई मिसकंसेप्शंस ना हो, तो एक दूसरे का कल्चर समझने में ये फिल्म फेस्टिवल्स हेल्पफुल होते हैं। अब जैसी फिल्म्स की बात आई और इंडिया अगर उसमें कॉम्पीट कर रहा है, तो डोंट यू थिंक दे आर गोइंग टू विन सम प्राइजेस? तो उसी बारे में लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, that ninth edition of South Asian Association of Regional Cooperation SAARC Film Festival in 2019 was held in the National Film Conference Cooperation Cinema Hall, Colombo, Sri Lanka on this date, July 2 to 7, 2019. इंडिया इंटर्स विद बैग्ड ऑफ 6 अवार्ड्स, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं बंगाली फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर्ड फिल्म, डायरेक्टर कौशिक गंगुली, रिद्धि सेन। ये सब याद रखने की मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाए चांसेस कम है, बट याद रखने हैं, पढ़ लेना इसको। एक आध क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट को लगा तो पूछ सकती है, बट अगेन 2019 है, राइट नाउ वी आर इन 2021, तो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है। तो बैठ के रटते मत बैठना, डेट्स याद रख लेना कि हेल्ड कब हुई थी, 2019 के जुलाई मंथ में ये हुआ था, जिसके अंदर में फिल्म फेस्टिवल का कंपटीशन हुआ था। जैसा कि मैं बता रहा हूँ 19th सबमिट हो चुका है, नाउ 20th सबमिट इज इन पाइपलाइन, 20वां सबमिट करवाना है। अब वो सबमिट होस्ट करने की बारी पाकिस्तान की है, वो सबमिट किसने होस्ट करना है, पाकिस्तान की। बट इंडियंस आर नॉट विलिंग टू गो टू प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है हमारे पॉलिटिकल डिग्निटीज पाकिस्तान में जाके कोई समिट अटेंड करने में इंटरेस्टेड रहेंगे क्या? राइट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अभी पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि 20th समिट वो इस्लामाबाद में कंडक्ट करवा पाए, बट इंडिया उसके साफ अपोज में है कि अगर समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में अगर होता है तो हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गेन सपोर्ट फ्रॉम द स्मॉल नेशंस, जिसके अंदर में नेपाल ने उसको सपोर्ट भी किया है कि यस द 20th समिट विल हेल्ड इन पाकिस्तान। डेट इज नॉट येट डिक्लेयर्ड, डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि 20th समिट कब होने वाला है, बट इसके ऊपर में डिस्कशन चल रहा है। जो मैंने आपको बोला था, जब भी इन दो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ, ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एक खिंचाव रहता है, हमेशा एक टेंशन रहता है, और वो भी उस ग्रुप में जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने पहले सैटेलाइट प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींचा है, अब इंडिया 20th समिट से अपना हाथ खींच रहा है। तो टिट फॉर टैट चल रहा है, जब तक कोई एक समझेगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोनों सही है या दोनों गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है और दोनों अपनी अपनी जगह गलत है, बट जब तक के दोनों में से एक को अक्ल नहीं आती या दोनों को अक्ल नहीं आती, चीज़ें ऐसी रहेंगी। तो ठीक है, इस सब में हम जाते नहीं, किसी न किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई झगड़े में फ़ायदा होता ही है। हम देख ही रहे गाज़ा अटैक जो चल रहा है, उसमें हम कभी आगे बात करेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो दिस वेयर ऑल अबाउट आईएमएफ, आसियान, ये दो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। ब्रिक्स, सार्क वी हैव डिस्कस टुडे। टुमारो विल डिस्कस G20 एंड बिम्स्टेक। तो हमारा 4 डिस्कशन, इसके अंदर 4 टॉपिक का डिस्कशन हम कर चुके हैं। एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? आईएमएफ का फुल फॉर्म, व्हाट इज आईएमएफ? देख के बोलना है, देख के बोलो, फुल फॉर्म पे एक हाथ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कुछ बच्चे ना इसको इम्पॉसिबल मिशन फोर्स बोलने लग जाते हैं, नहीं वो अलग चीज़ है, वो पिक्चरों में होता है, यहाँ नहीं। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ब्रिक्स, शुभम बेटा माइक तेरा डिस्टर्ब कर रहा है, शुभम शुभम माइक। ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन से नेशन है? ब्रिक्स एक्चुअली इज अ शॉर्ट फॉर्म अब्रीविएशन ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। उसके बाद में सार्क, सार्क मतलब सार्क
Southeast Asian Association for Regional Cooperation. That group 20 is G20 is group 20 and BIMSTEC. We are going to learn that in the next class. I hope आज का सेशन क्लियर है. तो आज यहीं रुकते. We'll continue day after tomorrow. तब तक के लिए bye bye. See you. Take care.